नमस्कार, मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम लोग हिमालय का पूरा चैप्टर का विशेष अध्ययन कर रहे हैं। हिमालय पूरा जितना भी आपके सिलेबस में है ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी में, उस पर एक विशेष चर्चा हम लोग कर रहे थे, जिसमें हम लोग ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, जिसे बृहद हिमालय के भी नाम से जाना जाता है, हम लोग इसके बारे में पूरा विधिवत अध्ययन कर लिया है। उसमें जितने भी पहाड़ियाँ होती हैं, चोटियाँ होती हैं, जितने घाटियाँ हैं और जितने ग्लेशियर्स हैं, सब हमने देख लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखेंगे। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं दो श्रेणी पे करेंगे। जैसा कि आपको पता है, हिमालय की तीन मुख्य श्रेणियाँ हैं। एक तो महान हिमालय है, एक मध्य हिमालय है, एक शिवालिक हिमालय है। महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय पड़ता है। यह ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं है, यह यूरेशियन पर्वतों का भाग है, जो कि इनके बनने से पूर्व यह बन चुका था। ठीक है, इस वजह से यह यूरेशियन का ही भाग है और महान मतलब कि इन हिमालय के भागों का इसे पार्ट नहीं माना जाता है। अब एक चीज़, इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको बताते हैं। हमने बताया था आपको, जो ट्रांस हिमालय है और महान हिमालय है, यह मेन बाउंड्री थ्रस्ट द्वारा एक दूसरे को अलग करते हैं। यानी कि इन दोनों के गैप को हम क्या कहते हैं, दोनों के बीच के गैप को ट्रांस हिमालय और महान हिमालय यानी कि बृहद हिमालय के गैप को कहते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट। बहुत बार अनेकों एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद महान हिमालय और मध्य हिमालय के जो बीच की गैप है उसे कहते हैं दोस्तों सचर जोन। क्या कहते हैं? सचर जोन कहते हैं। इसे आप याद कर लेंगे, यहाँ से अनेकों एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। सचर जोन कहते हैं। अब सचर जोन और शिवालिक के बीच के गैप को क्या कहते हैं? जब वह दोनों अलग होते हैं तो इनके बीच एक गैप बनता है। उनके गैप में बहुत सारे घाटियाँ होती हैं, बहुत सारी चोटियाँ होती हैं। अभी सारी चीज़ हम देखेंगे। तो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच के गैप को कहते हैं, जिस प्रकार मेन बाउंड्री थ्रस्ट है उसी प्रकार मेन बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं। इसको आप कॉपी पे नोट कर लेंगे, यह बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, इस वजह से हमने आपको थोड़ा सा बताया। अब साथियों, इस पे हम बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। आप लोग ध्यान से लास्ट तक हमारी बातों को सिर्फ सुनते चलिएगा। इसके बाद जब दूसरी बार वीडियो को देखें तो अपने सामने, एक तो पहली बार ही आप एटलस अपने सामने रख लेंगे, देखते चलें। एक से दो बार जब आप वीडियो देख लेंगे, उसके बाद सारी चीज़ें आपके दिमाग में इस तरह बस जाएंगी कि शायद उसका निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो आप इस तरह से पढ़ाई करेंगे कि सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ हमें सुनते चलिए, जिस प्रकार हम बता रहे हैं उस प्रकार आप सुनते चलिए क्रम से। सारी चीज़ें आपके दिमाग में एक क्रम से बैठती चली जाएंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको सारे एग्जाम्स में, चाहे आरओ हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, एसएससी, रेलवे, अनेक एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न बनेंगे और बिल्कुल डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं। दोस्तों, हम लोग ट्रांस हिमालय देख लिए थे, इसके बाद हम लोग महान हिमालय भी देख लिए थे। आज चर्चा करने वाले हैं हम लोग इस मध्य हिमालय के बारे में। तो ध्यान से कॉपी पे नोट करिएगा। यह श्रेणी यानी कि मध्य हिमालय की बात हो रही है, यह श्रेणी महान हिमालय के दक्षिण में, महान हिमालय के नहीं, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? मध्य हिमालय की बात कर रहे हैं, महान नहीं। ट्रांस हो गया था, महान हिमालय हो गया था, हम लोग बात कर रहे हैं मध्य हिमालय की। ध्यान से देखिएगा, यह श्रेणी यानी कि जो आपका मध्य हिमालय है, यह श्रेणी महान हिमालय के दक्षिण में, महान हिमालय के दक्षिण में और शिवालिक हिमालय के उत्तर में, और शिवालिक हिमालय के उत्तर में उसके समानांतर ही जो आपके महान हिमालय है उसके समानांतर ही फैली हुई है। मतलब पैरेलल, जिस प्रकार से महान हिमालय फैला हुआ है उसी प्रकार से हमारा मध्य हिमालय भी और शिवालिक हिमालय भी उसी के समानांतर फैला हुआ है, पश्चिम से उत्तर की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ। ये चीज़ कॉपी में नोट कर लेंगे। जिस प्रकार से हमने देखा था, जो महान हिमालय है उसकी चोटियों का जो कि उसमें एवरेज ऊंचाई था, वो 6000 मीटर था। सेम उसी प्रकार और एक चीज़ हमने बताया था आपको कि जो आपका महान हिमालय है
यह लंबाई में तो 2500 किलोमीटर है, लेकिन चौड़ाई में मात्र 25 किलोमीटर है। उसी प्रकार 80 से 100 किलोमीटर चौड़ाई किसकी पाई जाती है? इस मध्य हिमालय की। ऐसे इस प्रकार से तो लंबाई होगी, लेकिन ऊपर और नीचे चौड़ाई होगा। तो 80 से लेकर 100 किलोमीटर तक ये ज़्यादा मतलब कि चौड़ी है। अब देखिए यहाँ पे एक प्रश्न बनेगा कि मध्य हिमालय के कंपेयर में जो आपका महान हिमालय है वह चौड़ा है, पतला है, यानी कि सिकुड़ा हुआ है। तो आप बोलेंगे जो महान हिमालय है उसके कंपेयर में जो आपका मध्य हिमालय है ज़्यादा चौड़ा है। इसका चौड़ाई ज़्यादा है, लंबाई कम है, लेकिन चौड़ाई ज़्यादा है, याद रखेंगे। और इस मध्य हिमालय में जो एवरेज ऊंचाई मिलती है हमको चोटियों की, वह 1800 से 3000 मीटर की मिलती है। ये चीज़ लिख लेंगे, 1800 से 3000 मीटर की चोटियां हमको औसतन मिलते हैं दोस्तों। किस पे? मध्य हिमालय में, जो हरे कलर से दिखाया गया है, आप देख रहे हैं, यह मध्य हिमालय है हमारा। ये चीज़ नोट कर लेंगे। जो सबसे बड़ी इसकी चोटी है उसकी ऊंचाई है 4500 मीटर, याद रखेंगे 4500 मीटर अधिकतम ऊंचाई की चोटी, जो कि मध्य हिमालय में स्थित है, लिख लेंगे। अब ध्यान से क्रम से हमारी बातों को सुनते चलेंगे। पीर पंजाल श्रेणी इसका पश्चिमी विस्तार है। देखिए यहाँ पे हम एक बार आपको बोल रहे हैं, एक बार बता रहे हैं, इसमें इंडिकेट कर रहे हैं। जो पीर पंजाल श्रेणी है, पीर पंजाल, ये देख रहे हैं, ये वाला ये जो बनाया गया है पीर पंजाल श्रेणी है। यह धौलाधर श्रेणी है। ये आपका मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, ये सब इस पे आ जाती हैं, बहुत सारे पर्यटक स्थल। तो जो आपका ये पीर पंजाल श्रेणी है दोस्तों, यह मध्य हिमालय का बिल्कुल पश्चिमी विस्तार है। कौन सी? पश्चिमी विस्तार है, जिसका ज़्यादा से ज़्यादा जो फैलाव है, ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार है, वो कश्मीर राज्य में है। यह पूरा आपका कश्मीर राज्य है, देख रहे हैं ना, यह कश्मीर राज्य है। तो कश्मीर राज्य में फैलाव पीर पंजाल श्रेणी का है, जो कि मध्य हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, और याद रखेंगे जो आपका पीर पंजाल श्रेणी है, यह इस मध्य हिमालय का सबसे विस्तृत और सबसे लंबी और सबसे प्रमुख श्रेणी है। ठीक है, और जो आपका यह पीर पंजाल श्रेणी है, यह झेलम और व्यास नदियों के बीच लगभग 400 किलोमीटर की लंबाई तक लगातार फैलकर आगे की श्रेणी दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ चली जाती है। बीच में कटा छटा है, यह चीज नोट कर लेंगे। अभी हमने बात किया आपसे कि जो आपका पीर पंजाल श्रेणी है, यह झेलम और व्यास नदियों के बीच है। तो जो प्रमुख 5 नदियां हैं उनका क्रम कभी आपसे पूछ लेता है। वैसे हम नदियों के क्रम में बताएंगे, लेकिन आप याद कर लेंगे यहाँ पे भी सिंधु झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। तो इन 6 नदियां का क्रम है, आप इसे याद कर लेंगे ऊपर से नीचे। ठीक है दोस्तों। अब झेलम और व्यास के बीच ही इस पूरे पहाड़ी का, इस पूरे हिमालय का विस्तार है। और दरअसल अगर बात करें केवल पश्चिम की तरफ, जो पीर पंजाल है, धौलाधर श्रेणी है, इसे पीर पंजाल श्रेणी बोलते हैं, और ये धौलाधर श्रेणी है। कभी आपसे पूछ लेगा कि पीर पंजाल के या फिर धौलाधर पीर पंजाल के उत्तर में है या फिर दक्षिण में है, तो बोलेंगे सर पीर पंजाल के दक्षिण में है। ठीक है, अगर आपसे बोलेगा पीर पंजाल के या दक्षिण में है, या फिर एग्जैक्ट लोकेशन आपको देगा, क्योंकि आपको पता है इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है। तो यहाँ पे अगर पीर पंजाल है, पीर पंजाल के इस साइड है, यानी कि दक्षिण और पूरब में। दक्षिण और पूरब में तो धौलाधर है पीर पंजाल के, और धौलाधर के इस साइड यानी कि नॉर्थ और वेस्ट में, यानी कि उत्तर और पश्चिम में हमारा क्या है दोस्तों? पीर पंजाल श्रेणी है। यह बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, तो आप इसे नोट कर लेंगे। जो पीर पंजाल की लंबाई है या फिर विस्तृत है वो कितना है? तो 3494 मीटर है। 3494 मीटर ऊंचाई है, ये याद कर लेंगे। इसकी ऊंचाई जो है 3494 मीटर है, ये चीज़ याद रखेंगे। और बनिहाल, देखिए पीर पंजाल दर्रा भी है और बनिहाल दर्रा भी है, इनका भी क्रम पूछ लेता है, तो इसको पहले लिख लेंगे। जो पीर पंजाल दर्रा है या फिर पीर पंजाल श्रेणी है, इसकी लंबाई
कितनी है 3494 मीटर है। और जो बनिहाल है दर्रा उसकी लंबाई कितनी है 2832 मीटर है। अब ध्यान से देखिए, यह जो दर्रा बना है दोस्तों इसे बनिहाल दर्रा कहते हैं। कौन सा दर्रा? बनिहाल दर्रा। इसके उत्तर में यहां पर पड़ जाता है आपका पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल श्रेणी पर ही पड़ता है पीर पंजाल दर्रा, इस वजह से उसको पीर पंजाल दर्रा कहते हैं। और बनिहाल दर्रा के उत्तर में है, बनिहाल दर्रा के उत्तर में है, ये बात याद रखेंगे क्योंकि पूछा गया है मैक्सिमम एग्जाम्स में। वैसे हम एक सेपरेट वीडियो जरूर लाएंगे आप लोग के लिए, वो भी ट्रिक से लाएंगे कि आप आराम से बेशक बिना किसी कठिनाई के आप आराम से सीख सकें। सारे दर्रे एक जगह कलेक्शन करके दे देंगे आपको। जैसे ही हिमालय का पार्ट 2 पार्ट और आएगा इसके बाद फिनिश कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, बनिहाल दर्रा से होकर जम्मू कश्मीर मार्ग जाता है। जो आपका ये बनिहाल दर्रा है दोस्तों, इससे ही होकर हम जम्मू कश्मीर मार्ग तय होता है। इस जम्मू कश्मीर मार्ग से आप चले जाते हैं ट्रांस हिमालय के, जो आपका कौन सा श्रेणी है, सबसे पहले है आपका ट्रांस हिमालय का। ट्रांस हिमालय के 3 पार्ट हैं, 3 श्रेणियां हैं ना ट्रांस हिमालय की, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो आप जास्कर, लद्दाख और काराकोरम किससे जाते हैं? इस बनिहाल दर्रे से होकर। अगर आपसे पूछ लेता है जो आपका सबसे इधर, जो आपका इधर ये कौन सा दर्रा है दोस्तों, जिसे हम लोग कल पढ़े थे, सियाचिन ग्लेशियर या फिर सियाचिन दर्रा है ना। तो सियाचिन दर्रा जाने के लिए जो हमें मार्ग प्रदान करता है वो बनिहाल दर्रा ही प्रदान करता है। इस बात को नोट कर लेंगे। जम्मू कश्मीर से हम लोग यहाँ पर जो सियाचिन ग्लेशियर है या फिर सियाचिन दर्रा है वहां पर जाने के लिए किस मार्ग से या फिर किस दर्रे से होकर जाते हैं? तो बोलेंगे बनिहाल दर्रे से होकर जाते हैं। यह मैक्सिमम एग्जाम से पूछा गया है, आपके भी एग्जाम में पूछा जाएगा, यह चीज लिख लेंगे। इस श्रेणी के दक्षिण पूर्व की ओर धौलाधर श्रेणी, अभी तो बताया हमने, इस श्रेणी के दक्षिण पूर्व की ओर धौलाधर श्रेणी है। धौलाधर श्रेणी है जिस पर शिमला स्थित है। जिस पर, यह देख रहे हैं शिमला, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ जाता है पूरा क्षेत्र। शिमला स्थित है हिमाचल प्रदेश में। शिमला, मनाली, डलहौजी ये इसी पार्ट में स्थित है दोस्तों। किस पे स्थित है? आपसे सिंपल सा एक प्रश्न पूछेगा कि किस श्रेणी पर या फिर मध्य हिमालय के किस श्रेणी पर शिमला, मनाली, डलहौजी यह पर्यटक स्थल है। यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से घूमने आया करते हैं। तो किस श्रेणी पर स्थित है हिमालय के? तो बोलेंगे पहली बात तो मध्य हिमालय के धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। मध्य हिमालय के धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। धौलाधर पीर पंजाल श्रेणी के दक्षिण पूर्व में स्थित है। अब इस पीर पंजाल के दक्षिण पूर्व में स्थित है। अब इसके भी धौलाधर के अगर बात करेगा, धौलाधर के उत्तर पश्चिम में आपका पीर पंजाल श्रेणी स्थित है। उस पीर पंजाल पर भी कश्मीर घाटी स्थित है। एक मिनट, एक चीज और देखिएगा, जो आपका ये पीर पंजाल है और आपका कश्मीर घाटी है, तो पूछ लेगा कश्मीर घाटी जो है पीर पंजाल दर्रे के किस साइड है? पीर पंजाल दर्रा है। फिर उसके बाद आपका नीचे देखेंगे तो बनिहाल दर्रा है, यानी कि बनिहाल दर्रा के उत्तर में पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल के उत्तर में दोस्तों कश्मीर घाटी। आपको पता है यहाँ से बहुत ज़्यादा घुसपैठिए वगैरह एंट्री करते रहते हैं पाकिस्तान से, और उसका जवाब यानी कि उसका लोहा लेता रहता है हमेशा भारत, आपको पता होना चाहिए। और इसी दर्रे मतलब इसी पर दोस्तों जो कश्मीर घाटी है इसी पर स्थित है श्रीनगर, बुलर झील, डल झील। बुलर झील पूरे भारत का सबसे मीठे पानी का झील है। सांभर झील जो कि राजस्थान में स्थित है, पूरे भारत का सबसे खारे पानी की झील है। लैगून झील जो भारत का सबसे खारे पानी की झील है वो कहाँ पे स्थित है? बताएंगे, उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में लैगून झील है जिसका नाम क्या है दोस्तों? चिल्का लेक, जो कि कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में स्थित है, उसको खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील के नाम से जानते हैं भारत का, ठीक है। और अगर लेकिन सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछेगा तो बताएंगे जो कि आपका सांभर लेक है, जो कि राजस्थान वाले इलाके में है, ठीक है। इसलिए हम जब लेक वगैरह वाला चर्चा करेंगे तो वहाँ पे आपको बिल्कुल डिटेल में बताएंगे। अब आगे आ जाते हैं हम लोग इस श्रेणी पर। इसके आगे, अगर इसके आगे चलें, इस आपके धौलाधर श्रेणी के आगे चलें दोस्तों, यहाँ पर आ जाएं। देखिए एक चीज़ और बताते हैं, जो ये आपका धौलाधर श्रेणी है इसी पर स्थित है शिमला, मनाली, डलहौजी जो पर्यटक स्थल है। और इसके उत्तर में कुल्लू कांगड़ा घाटी स्थित है हिमाचल प्रदेश का दोस्तों, इसको याद कर लेंगे, जो कि
बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और अनेकों बार पूछा भी जाएगा। एक बार अगर कॉन्सेप्ट बैठ जाता है ना मैप से, तो सारी चीज़ें हमेशा हमेशा के लिए आपको याद हो जाएंगी। तो इसको याद कर लेंगे। अब देखिए इसके इधर मतलब कि इसके पूर्व की तरफ ये आपका धौलाधर है या पीर पंजाल था। हमने पीर पंजाल के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। अभी इस पे मत आइए, अभी यह चीज़ हम बताते हैं गुलमर्ग सोनमर्ग क्या है, इसको भी छोड़ते हैं। अब धौलाधर के हम चलते हैं पूरब में, तो एक श्रेणी पड़ती है। उस श्रेणी पर उत्तराखंड में मसूरी, रानीखेत, नैनीताल और पिंडसर कौन कौन से, इस श्रेणी पर मसूरी, नैनीताल, चक्रौता भी एक स्थान है, चक्रौता, रानीखेत, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा भी एक है, अल्मोड़ा। अब इसी श्रेणी पर जब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर जब आगे बढ़ेंगे तो इधर पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, आपने सुना होगा दार्जिलिंग हो गया, डलहौजी हो गया, यह पर्यटक स्थल है जो कि हमारे जो मध्य हिमालय इसी पर स्थित है। तो सिंपल सा एक आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दार्जिलिंग, डलहौजी, नैनीताल, मसूरी, चक्रौता, रानीखेत, अल्मोड़ा, यह सब जो पर्यटक स्थल हैं ये हिमालय के किस श्रेणी पर हैं? हिमालय के। तो महान हिमालय के बाद मध्य हिमालय, तो मध्य हिमालय की श्रेणी पर है। ठीक है, इस चीज़ को याद कर लेंगे। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इस श्रेणी के दक्षिण में या फिर दक्षिण की ओर ढाल तेज है। इस श्रेणी के दक्षिण की ओर अगर बात करें हम लोग, इस प्रकार से ऐसे बना है श्रेणी ऐसे, तो इस श्रेणी के दक्षिण की तरफ ढाल तेज है। अब जब ढाल तेज होगा तो यहाँ पे वनस्पतियाँ बिल्कुल भी नहीं पाई जाएंगी, और किस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाएंगी उसको ध्यान से सुनिए। दक्षिण की तरफ ढाल तो तेज है, लेकिन उत्तर की तरफ ढाल मंद है। इसका भी कारण था, हमने बताया था स्टार्टिंग में जब हिमालय की उत्पत्ति के बारे में चर्चा कर रहे थे, क्योंकि धनुष के आकार का हमारा हिमालय है ना, बीच में कॉन्केव है और इस तरह भारत की तरफ कॉन्वेक्स के रूप में फैला हुआ, मतलब उत्तल और अवतल लेंस आपने पढ़ा होगा। तो अवतल की तरह उस साइड है और उत्तल की तरह हमारे तरफ है, भारत की तरफ है। इस वजह से दक्षिण की तरफ ढाल बहुत तेज है हमको दिखता है, और उत्तर की तरफ ढाल जो है मंद बहुत है। इस चीज को याद कर लेंगे। और ढाल मंद होने के कारण उत्तरी ढालों पर घने वन पाए जाते हैं। घने वनों का हमको संगठन, मतलब कि घने वनों से पूरा ढका हुआ दिखता है उत्तरी ढाल। इसका कारण यह है कि वहाँ पे जो आपका ढलान है वह धीमी है, बिल्कुल धीमी रहेगी। तो आपको पता है मैदान में देखिए हमेशा आपको कहीं घास फूस, अगर कहीं भी आपको मैदान दिख रहा है आसपास, अगर एक बार नज़र दौड़ाएंगे आप मिट्टी में तो आपको जरूर कहीं ना कहीं घास फूस दिख जाएगा मैदानी इलाके में। उसी प्रकार से अगर मैदानी इलाके में आपको कहीं ना कहीं घास दिख रहा है, तो जो आपका ढलान जहाँ पे मंद है, ऐसे मंद हो रहा है, मंद है, तो उसके बिल्कुल जो ढलान वाला इलाका है वहाँ पे हमको वनस्पतियों से ढका हुआ क्षेत्र मिलता है। वो भी किस प्रकार की वनस्पति, तो बोलेंगे कोणधारी या फिर शंकुधारी से बोलते हैं, शंकुधारी, इस प्रकार से। अब इस प्रकार से क्यों होता है सर? क्योंकि आपको पता है हिमालयी वाले इलाके में हिमबारी होती है, हिम वर्षा होता है, और हिम वर्षा से बचने के लिए वहाँ के पेड़ पौधे जो होते हैं इस प्रकार से शंकु के आकार का अपना आकृति बना लेते हैं। मतलब इस प्रकार के पौधे वहाँ पे जन्म ही लेते हैं। वहाँ पे नीम और आम ये सब नहीं आते हैं, अन्यथा ये सब जीवित नहीं रह पाएंगे। ठीक है, अगर आप चाहते भी हैं कि वहाँ पे हम आम खाएं, इसमें आम का सीजन भी चल रहा है ना, आम को खा लें और आम की गुठली जो है उसको उस ढलान पे फेंक दें, तो हो सकता है वो जम जाए, लेकिन उसकी पूरी तरीके से उसका कहिए उत्थान नहीं हो पाएगा, यानी कि पूरी तरीके से वो अपना विस्तृत रूप से फैल नहीं पाएगा जितना उसे फैलना चाहिए, या फिर वह हमें मैंगो यानी कि आम का फल नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि वह उस ढलान के लायक है ही नहीं, उसकी जलवायु दूसरी तरह है। ठीक है, जो आपका ढलान है उसकी जलवायु दूसरी तरह है, वहाँ पे वही पेड़ पौधे उग सकते हैं जो उसके जलवायु में जीवित रह सकते हैं। ठीक है, इस वजह से वहाँ पे शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं जो कि इस प्रकार के होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जब बर्फ गिरेगा तो बर्फ फिसल जाएगा, और वो उनकी पत्तियाँ जो होती हैं बिल्कुल, पता है आपको, जब यह सब पेड़ पौधे रहेंगे तो वहाँ पे अगर बर्फ गिरा तो इनकी पत्तियाँ फट जाएंगी, तने फट जाएंगे पेड़ पौधों का, और वो जीवित ही नहीं रहेंगे। समझ रहे हैं ना? उसी प्रकार से जब इनकी पत्तियां इस प्रकार से रहेंगी, इनका आकार इस प्रकार से रहेगा, तो इन पे चाहे जितना बर्फ गिरा लो
इस पर टिकेंगे ही नहीं तो फटने का तो नामो निशान नहीं, मतलब फटना तो बहुत दूर है, और ये सरक जाएंगे नीचे की तरफ और आराम से अपना जीवन यापन कर सकते हैं कुछ समय तक। हो गया। इनका ढलान मध्य होता है, किधर? उत्तर की तरफ, और दक्षिण की तरफ ज़्यादा होता है। तो उत्तर की तरफ ही हमें अनेक पेड़ पौधे या फिर बहुत छोटे छोटे घास देखने को मिल जाते हैं। अब उसी तरह आप ध्यान से देखेंगे कश्मीर में उसी प्रकार की घास पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं कश्मीर इलाके में? मर्ग कहते हैं, मर्ग, जिसे हम लोग गुलमर्ग, सोनमर्ग, एक और होता है जिसे हम क्या कहते हैं? टनमर्ग। क्या कहते हैं? टनमर्ग, टनमर्ग। यह तीनों चारों प्रकार की घास जो है, गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग, ये जम्मू कश्मीर वाले इलाके में पाई जाती हैं। किस हिमालय में? तो बोले कि मध्य हिमालय में। ओके, आगे चलते हैं। अब कश्मीर की तो बात हो गई सर, क्या यह हिमालय, मध्य हिमालय क्या कश्मीर तक ही फैला है? जी नहीं, यह तो हमारा पश्चिम से लेकर पूरब तक फैला है। जब पश्चिम से लेकर पूरब तक फैला है तो इसकी ढाल भी तो हर जगह होंगी। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर बस कश्मीर की बात हुई है, गुलमर्ग और सोनमर्ग और टनमर्ग की। लेकिन अगर बात करें उत्तरांचल में, जो कि यूपी से अलग हुआ है सन 2000 में, उत्तरांचल में बात करें, उत्तराखंड वाले इलाके में बात करें दोस्तों, जहाँ पर 13 जिले हैं, 5 लोकसभा की सीट हैं, 3 राज्यसभा की सीट हैं, तो उसकी बात करें आपके उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में उस घास को क्या कहते हैं? बुग्याल। क्या कहते हैं? बुग्याल और प्यार। बुग्याल, एक मिनट, बुग्याल और प्याल, बुग्याल और प्यार, बुग्याल और प्यार कहते हैं। ये बातें पूछी जाती हैं आपसे, आप हमेशा इसे याद रखेंगे। बुग्याल और प्यार कहते हैं उत्तरांचल में। किस पर जो घास उगी हुई है? मध्य हिमालय पर। यह बात याद रखेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। मध्य हिमालय पर ही 2 प्रमुख घाटियां स्थित हैं जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। एक तो आपका कश्मीर घाटी हो गई, एक तो काठमांडू घाटी हो गया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। कश्मीर घाटी पीर पंजाल के उत्तर में पाई जाती है। काठमांडू घाटी पूरी तरीके से नेपाल में स्थित है। काठमांडू घाटी की चेन्नई तट से, यानी कि हम अगर कोई भी ऊंचाई मेजर करते हैं तो चेन्नई तट से, भारत के चेन्नई तट से, भारत के चेन्नई तट को समुद्र स्थल मान लिया गया है। तो जो भी कोई दूरी हम मेजर करते हैं, या फिर समुद्र स्थल बोला जाए या फिर चेन्नई तट बोला जाए, उसका मतलब सेम है। चेन्नई तट से जो काठमांडू की ऊंचाई है वह 1500 मीटर है। कितना है? 1500 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है। अगर इसकी बात करेंगे कश्मीर घाटी की, तो ये 1700 मीटर स्थित है, जो कि 4900 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये बात याद रख लेंगे दोस्तों, यहाँ से पूछा जा सकता है। और क्या छूट रहा है दोस्तों? अब आपको पता है बहुत सारी घाटियां हैं जो कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश में, ये आप दोनों बिंदु देख रहे हैं दोस्तों। आप यहाँ पर ये दोनों घाटियां जो हैं, एक तो मसूरी है, एक रानीखेत है। ये दोनों याद रख लेंगे। मसूरी पर्यटक स्थल और रानीखेत पर्यटक स्थल है, जो कि बहुत बार आपसे पूछा जाता है। अब आपको पता है जो यहाँ पे दिखाया गया हिमाचल प्रदेश में एक घाटी है जिसका नाम है कुल्लू कांगड़ा घाटी। कुल्लू कांगड़ा घाटी, या फिर मनाली के नाम से भी जानते हैं, जो यहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, जैसे कि हनीमून्स हो गए और छुट्टियाँ हो गए और बच्चों का बर्थडे पार्टी हो गया, ये सब वहाँ पे लोग सेलिब्रेट करने जाते हैं। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे जाते हैं और इसको एक तरह से पर्यटक स्थल के रूप में देखा जाता है। ये चीज़ याद रखेंगे। अब कुछ चीज़ें हम आपको महत्वपूर्ण चीज़ बता रहे हैं, खत्म हो गया, मध्य हिमालय आपका खत्म हो गया। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं जो आपको याद करने हैं, ठीक है, जो मध्य हिमालय से जुड़ा हुआ है। देखिए, याद रखेंगे दोस्तों, उत्तराखंड के तराई भाग में पाताल तोड़ कुआं पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन बना है, वैसे जैसे ही हिमालय का पोर्शन खत्म होता है हम प्रश्न और क्वेश्चन लेकर आएंगे, एक पूरा वीडियो प्रश्न क्वेश्चन पर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको कराएंगे। उत्तराखंड के तराई भागों में पाताल तोड़ कुआं पाया जाता है। सर ये पाताल तोड़ कुआं क्या हो जाता है? तो आपको पता है पाताल तोड़ कुआं मतलब हो गया दोस्तों, जैसे अगर बात करें हम, ये बिल्कुल निचला स्तर है, तराई स्थल है, जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है। अगर थोड़ी सी हम खोद दें या फिर थोड़ी सी हम गड्ढे कर दें वहाँ पर, या फिर थोड़ी सी बोरिंग कर दें, तो वहाँ से पानी निकलने लगता है। जैसे अगर आप कभी जाएं घूमने नेपाल के बॉर्डर पे या फिर तराई वाले इलाके में, तो वहाँ पे तराई वाला जो इलाका है शिवालिक और कह लीजिए कि जो आपका मध्य हिमालय उसके बीच में जाएंगे, तो वहाँ पे बहुत पर्याप्त रूप से 1 फीट 2 फीट 5-5 फीट के नीचे पानी है दोस्तों।
बहुत ज़्यादा ऐसे आपको वहाँ पे देखने को मिलता है। इसी को कहते हैं पाताल तोड़ कुआं पाया जाता है, याद रखेंगे। दूसरी बात, करेवा आपने सुना होगा, करेवा, करेवा मिट्टी जो कि दोस्तों जम्मू कश्मीर में कश्मीर वाले इलाके में पाई जाती है। कश्मीर वाले इलाके में करेवा मिट्टी पाई जाती है। यह करेवा मिट्टी बहुत ही उपयोगी होती है केसर की खेती के लिए। आपसे पूछा जाता है जो केसर की खेती होती कहाँ पे होती है सबसे ज़्यादा, तो आप बोलेंगे जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर में भी किस मिट्टी में होती है, तो बोलेंगे करेवा वाले मिट्टी में होती है। और जम्मू कश्मीर के करेवा मिट्टी पर ही दोस्तों सबसे ज़्यादा तंबाकू उगाया जाता है। इस चीज़ को याद रख लेंगे दोस्तों। तंबाकू कह लीजिए, और एक अफीम, तंबाकू नहीं दोस्तों, अफीम, जो अफीम चेरस होते हैं ना, अफीम चेरस गांजा, जो कि एक तरह से आपको पता है दोस्तों कि सेहत के लिए बहुत हानिकारक होते हैं, लेकिन उगाया जाता है यहाँ पे सरकार के मर्जी से। और अफ़गानिस्तान के रास्ते गोमल दर्रा हो गया और आपका खुर्रम दर्रा हो गया, इस सब से वह आयात किया जाता है, निर्यात किया जाता है बाहरी देशों में, है ना, याद रखेंगे। तो करेवा मिट्टी जम्मू कश्मीर पाई जाती है, इस पर केसर उगाया जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। एक चीज़ याद रखेंगे, केसर को ही जैफरान कहते हैं, जैफरान, यह भी पूछा गया है, ठीक है, या फिर जैफरान या फिर केसर करेवा मिट्टी पर उगाई जाती है, दोनों एक ही है। अब आपको पता होगा, आपने बहुत बार यात्रा किया होगा या फिर भविष्य में करेंगे भी नौकरी वगैरह लेने के बाद, वैष्णो देवी, जो कि माता जी का तीर्थ स्थल है, पूरे भारत का बिल्कुल महत्वपूर्ण या फिर ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है दोस्तों, जहाँ पर लोगों का सपना होता है जाना। और इस तरह के सपने बहुत लोग पालते हैं, हम लोग भी पालते हैं, हम भी पाले हैं, आप भी पाले होंगे ना कुछ आप माने होंगे। तो वैष्णो देवी का तीर्थ स्थल हो गया। अमरनाथ, आपने सुना होगा, अमरनाथ की गुफा, लोग वहाँ पे भी जाते हैं। वैष्णो देवी लिख लीजिए, वैष्णो देवी, अमरनाथ की गुफा, अमरनाथ की गुफा, और है चरार ए शरीफ, चरार ए शरीफ, ए शरीफ, ए शरीफ। यह तीनों के तीनों दोस्तों तीर्थ स्थल हैं, फेमस तीर्थ स्थल हैं, जो कि हिमालय में स्थित है, मध्य हिमालय में, वो भी मध्य हिमालय वाले भाग में स्थित है दोस्तों। यह चीज़ याद रखेंगे, वो भी अधिकतर पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी पर बहुत ज़्यादा पर्यटक स्थल हैं, इसको आप याद रखेंगे, जहाँ पे लोग वर्षों वर्षों तक मनोकामनाएं मानकर पूर्ण करने जाते हैं। और शायद आप भी जाएं, हम भी जाएं, सारे लोग जाएंगे जब हम लोग का मनोकामना पूर्ण होगा। मनोकामना तभी पूर्ण होगा भैया जब आप लोग सही से पढ़ेंगे, ठीक है। बेहतरीन तरीके से आपको कोर्स दिया जा रहा है दोस्तों, आप इसे अच्छे से कॉपी पे नोट करते रहिए, बनाते रहिए, महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, हर एक एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब इसके आगे हम बात करेंगे इस शिवालिक हिमालय की। शिवालिक हिमालय के बाद एक चैप्टर और रह जाएगा आपका, हिमालय का फिर फिनिश करेंगे, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।